अदीम नगाह साहब, आपको हर वक्त इकोनॉमी और मईशत की बातें होती हैं। कोई कहता है कि मईशत ऊपर चली गई, कोई कहता है नीचे चली गई, कोई कहता है मईशत ख़राब चल रही है, ठीक चल रही है। तो अगर आम ज़बान में आप समझना चाहें कि मईशत क्या है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आम ज़बान? अच्छा हाफिज़ साहब, अगर मईशत को आम सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो मईशत दो चीज़ों का मरकब है, योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप कितना और कैसे कमाते हैं और कहाँ और कितना खर्च करते हैं, इन दोनों का जो आपस में रिश्ता है, ये जो बंधन है, ये मईशत है। अब इसकी मिसाल पहले बेसिक लेवल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप खुद एक फैमिली के हेड, आप उस फैमिली को रन कर रहे हैं, उस फैमिली में कुछ अफराद हैं। अब आप कितना कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं, आपका कितनी इनकम है, अब आपका एक मंथली बजट है कि कितना आप माहाना किन किन ज़रूरियात पे कितना खर्च कर रहे हैं, आपकी इनकम और आपका एक्सपेंडिचर, कि आप कैसे कमाएंगे और कहाँ पे खर्च करेंगे, अपनी ज़रूरियात को बैलेंस करेंगे, ये समझना, इसको कंट्रोल करना, ये मईशत। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैग्नीफाई करें और रियासती सतह पर, रियासत एक मैग्नीफाइड इंडिविजुअल है, एक बहुत बड़ा घराना। घर एक छोटी सी रियासत है और रियासत एक बहुत बड़ा घराना। उस रियासत में उसकी आवाम और उसके हुक्मरान दोनों मिलकर अपना बजट कैसे डिसाइड कर रहे हैं। उस कौम के कुछ अखराजात हैं और उस कौम की इनकम है, तो वो इनकम कहाँ से और कैसे और कितनी हासिल करेंगे, अपनी आवाम को देकर उसकी क्या ज़रूरियात है और उसको कहाँ पर कैसे और कब कब खर्च करेंगे, ये मिशन। ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी मिसाल की है कराने से। तो बल्कि अपने ऊपर भी ले सकता है पर्सनली, एक फ़र्द है जो वो कितनी कमा रहा है, इनकम उसकी कितनी है, फिर उसके बाद उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं। ये तो एक बंदे से भी ले सकता है। वो पूरे मुल्क की जो मईशत है वो इसी सिस्टम पे काम करते हैं। यही मैकेनिज़्म, बेसिकली यही असूल चल रहा है। आपके कहने का मकसद ये है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने अब ये तो बात समझ आ भी है। एक फ़र्द से भी मिसाल ले सकते हैं और पूरे घराने से भी मिसाल ले सकते हैं। लेकिन इस मईशत को चलाने के लिए कुछ न कुछ तरीक़ाकार तो होते होंगे, ऐसा सिस्टम ज़रूर होता होगा जिस पे अमल करके जो ममालिक हैं वो चलते होंगे। जिस तरह घर में कोई सरबराह कह देता है कि जनाब ये काम नहीं करना, फलां नहीं करना, ये बिज़नेस नहीं करना, वो बिज़नेस नहीं करना, इधर फजूल खर्च हो रहा है, ये नहीं करना। तो इसी तरह दुनिया में ममालिक भी चलते होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि दुनिया में इस वक्त बड़े बड़े कौन से माशी मॉडल काम कर रहे हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है कि दुनिया में इस वक्त मॉडल कौन कौन से काम है। अगर आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया को देखें तो दुनिया में इस वक्त दो बहुत बड़े बड़े माशी निज़ाम काम कर रहे हैं। उसमें एक है सरमायादाराना निज़ाम, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, और दूसरा है इश्तराकियत, जिसे कम्युनिज्म कहा जाता है। अच्छा, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी एक है, वो अपने अंदर एक पूरा सिस्टमाइज स्ट्रक्चर है। वो मुकम्मल तौर पर किसी मुल्क में, आप किसी इस्लामी मुल्क में भी इंतहाई अफसोस के साथ किसी भी इस्लामी मुल्क में अब वो काम नहीं कर रहा। इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक अलहदा इंडिपेंडेंट कंप्लीट इकोनॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर है। वो उस पर एक अलहदा डिबेट और वीडियो बन सकती है। इस वक्त दुनिया में इवन जितने भी इस्लामी मुल्क हैं वो भी इन्हीं दो जो जिनका मैंने जिक्र किया है, उनमें यही दोनों मॉडल काम कर रहे हैं। अब ये दोनों जो हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको समझते हैं। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एंटीथीसिस। अच्छा, ये दोनों दूसरे के 180 पर आप समझ। अगर कम्युनिज्म राइट एंगल पर है तो वो लेफ्ट साइड पर जा रहा है इस वक्त का। अब इनका बुनियादी जो डिफरेंस है वो क्या, मईशत की डेफिनेशन जो है वो ये है कि आप कहाँ से कमा रहे हैं, आप कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कहाँ पर एक्सपेंडिचर है आपका, आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। कम्युनिज्म ये कहती है कि जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो कॉमन पब्लिक के कंट्रोल में होगा। ये कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म कॉमन से निकला है। कॉमन का मतलब है आम, यानी कि जो आम पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है उसको कंट्रोल करेगी जनरल पब्लिक, उसको कम्युनिज्म का नाम दिया गया। कैपिटलिज्म में कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी जनरल पब्लिक का। जो सरमायादार है वो खुद उस एसेट को, उस रेवेन्यू को कंट्रोल करे। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या पब्लिक कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक कंट्रोल करेगी इसको, कम्युनिज्म जो है। अगर ये मैंने डेफिनेशन दी है जनरल पब्लिक के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट एसेट को अपने कंट्रोल में लेगी
गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है, ये कम्युनिज्म में होगा। कैपिटलिज्म में कोई भी रीजनल पब्लिक है वो स्टेट से भी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा अमीर हो सकता है। इवन यही दोनों डिफरेंस एक सियासी निज़ाम को जन्म देते हैं। अमेरिका और रशिया इसकी मिसाल हैं। अमेरिका कैपिटल, अगर कम्युनिज्म की मिसाल लें तो चाइना और रशिया ये दोनों बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये जो कंट्रीज हैं ये कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। अब देखने में तो कम्युनिज्म एक अच्छा महसूस होता है कि चलो पब्लिक में डिवाइड करनी है सारे पैसे को, किसी को ज़्यादा अमीर नहीं मिल रही है। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकली तरक्की की है वो अमेरिका ने की है, और कैपिटलिज्म उसमें था, उन्होंने मुख्तार किया है बंदों को कि आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। वो फिर वो जो बिजनेस है उसको इतना आगे ले भी गए हैं कि अमेरिका जो है वो आज देखिए सुपर पावर हमारे सामने मौका दिया है। इसमें आप क्या समझते हैं कि ये खूबियाँ और खामियाँ इसकी अगर हम कंपेयर करें आपस में, और एक दो अगर आप इसकी खूबियाँ और खामियाँ बता दें? अगर इस हवाले से अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में खूबियाँ या दोनों ने खामियाँ की। अब जनरल पब्लिक एक या स्टेट के कंट्रोल में होंगे कि सोर्सेज ऑफ इनकम, मार्ड्स ऑफ जनरेशन है, मार्ड्स ऑफ जो इकोनॉमिक जनरेशन है वो स्टेट के कंट्रोल में अगर होगा, और दूसरे सिस्टम में स्टेट कंट्रोल नहीं करेगी, वो जो कैपिटलिस्ट है, वो जो सरमायादार है वो खुद कंट्रोल करेगा। ये दोनों बहुत बड़े सियासी निज़ाम को जन्म देते हैं। इसको ज़रा ऐसे समझते हैं। अब जहाँ पर स्टेट ये डिसाइड करेगी कि इकोनॉमी किसके पास है, मईशत कौन कंट्रोल कर रहा है, मईशत को अगर एंटायरली स्टेट अपने पास रख लेगी और वो डिसाइड करेगी कि कोई रियासत से ज़्यादा अमीर ना हो जाए। इस कम्युनिज्म के जो उन्होंने सिस्टम रखा उसके पीछे उनकी लॉजिक ये थी कि कोई सरमायादार उनके सियासी निज़ाम में मदाखलत ना कर सका कोई, क्योंकि मईशत और सियासत ये दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। जो माशी तौर पर जितना अमीर होता जाता है वो उतना ही सियासत में असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। ये एक दुनिया का उसूल है कि जो कम्युनिज्म में वो चाहते हैं कि सियासत कंट्रोल में रहे। क्यों चाइना में और रशिया में और जो कम्युनिज्म का मॉडल फॉलो करते हैं वहाँ पर एक पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम माना जाता है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसलिए उनको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी पर उनका टोटल कंट्रोल हो, और इकोनॉमी पर टोटल कंट्रोल के लिए ये शर्त है कि वो ये डिसाइड करेंगे कि हमारे जो पब्लिक है वो कितने रिसोर्सेज पर ऑक्यूपेशन है, और इस हिसाब से वो अपने इकोनॉमिक मॉडल को लेकर। अब कैपिटलिज्म की तरफ जाएं तो कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब यह है कि मार्केट खुद डिसाइड करेगी कि किसी चीज़ की प्राइस क्या है, इन्फ्लेशन उसने कंट्रोल करनी। कैपिटलिज्म में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं करना कि रेवेन्यू जनरेशन मेरे पॉलिटिकल सिस्टम पर असरअंदाज हो रही है, मार्केट ने खुद डिसाइड करना है, अपने प्राइसेस डिसाइड करनी है। इन दोनों सिस्टम के इस डिफरेंस की वजह से कम्युनिज्म में प्राइसेस कंट्रोल रहेगी, रेवेन्यू जनरेशन कंट्रोल रहेगी, और जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, किसी हद तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। जबकि कैपिटलिज्म में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक सरमायादार है, वो अपने सरमाए से उसने किसी चीज़ की ज़रूरत पैदा कर। कैपिटलिज्म में कंज्यूमरिज्म की फ़िलॉसफी को इस्तेमाल किया जाता है। अब कंज्यूमरिज्म क्या है? हम चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने की तगदो में रहते हैं। जितनी भी मईशत है कैपिटलिज्म में, जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हो वो डिपेंड कर रही है, वो डिसाइड कर रही है कि मैंने इंसान की ज़रूरत को महसूस करके उसको उसकी चीज़ बेचनी। अब जो चीज़ इंसान की ज़रूरत नहीं भी है वो कंज्यूमरिज्म के कल्चर की वजह से चीज़ों को ख़रीदेगा। कैपिटलिज्म में सरमायादार ने ये नहीं सोचना कि जो मेरा कस्टमर है उसको ये ज़रूरत है या नहीं, उसने अपनी ज़रूरत को देखना है कि मैंने इस चीज़ को बेचना। तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इंडस्ट्री पर, मार्केट पर। कम्युनिज्म में जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल कर रहे हैं कि जो एसेट जनरेशन है वो एक कॉमन इंटरेस्ट में रहें, एक कॉमन ऑक्यूपेशन में रहें। कैपिटलिज्म में इसलिए सरमायादार सिर्फ और सिर्फ देखेगा कि मैंने अपना कैपिटल इन्हांस करना है, मैंने अपना प्रॉफिट इन्हांस करना है, तो उसके लिए उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री साइकोलॉजिकल तौर पर इसी तरह काम कर रही है। तो उसका जो सबसे बड़ा ख़राब है वो ये है कि कैपिटलिज्म में अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब तर होता हुआ। और ये फिर बेस्ट जो सिस्टम और इस्लामिक ये है, ज़कात का जो इतना बेहतरीन सिस्टम किया है कि एक बंदे को ये भी आज़ादी है कि आपने कारोबार भी करना है, लेकिन एक परसेंटेज फ़िक्स कर दी है कि आपने कारोबार तो करना है, लेकिन ये अल्लाह के नाम पे आपने
लोगों को देने हैं ताकि पॉवर्टी जो है ना वो ना रहे। अगर वो इस्लामिक सिस्टम अप्लाई किया जाए तो यकीनन कोई भी गरीब नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे। जो अमीर को अमीर तर नहीं होने देता, गरीब को गरीब तर नहीं है। पर क्या, तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या ये मईशत जो है, आपने जिस तरह बयान किया है कि ये कम्युनिज़म चाइना रशिया में है और मेनली कैपिटलिज्म अमेरिका में है, इकोनॉमी की ये मॉडल है, तो क्या ये जो मॉडल हैं ये सिर्फ सियासतदानों, ताजरों और बड़ी बड़ी कंपनियों की शतरंज है या आम आदमी का भी इससे कोई ताल्लुक़ है? एक आम आदमी को ये समझना क्यों ज़रूरी है? ये जो आम आदमी है, अगर वो ये समझता है कि मेरा इनसे कोई कंसर्न नहीं है, मैं तो अपनी कमा कर खा कर आसानी से सो जाऊंगा, मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो ये पॉलिटिकल हूँ, यहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसका वो थर्ड वर्टेक्स है। ट्रायंगल 3 कोनों से बनती है, तीसरा कोना निकाल दिया जाए तो वो ट्रायंगल नहीं रहती। इस ट्रायंगल में स्टेट है, रियासत है, बहुत बड़े बड़े ताजर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और तीसरा वो इंडिविजुअल है। अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये अगर अपने आप को खुद निकालता है कि मैं तो इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो बज़ाहिर अपने आप को शऊरी तौर पर वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। वो दोनों इसी के सर पे खड़े हैं। ताजिर इसी के सर पे तिजारत कर रहा है और रियासत इन दोनों की वजह से बका में है। अब इसका ताल्लुक इस ज़्यादा तक इतना अहम है कि भले वो कैपिटल स्टेट में है, भले वो कम्युनिस्ट स्टेट में है, दोनों स्टेट में जो एक आम आदमी है वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स अदा कर रहा है और रियासत को टैक्स दे रहा है, और वो ताजिर का ग्राहक है, उसका कस्टमर है, उससे चीज़ खरीद रहा है, रियासत को टैक्स दे रहा है। वो रियासत को अगर टैक्स ना दे और उससे कोई चीज़ ना खरीदे तो दोनों कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये इस लिहाज से इतना है। ठीक है, मुल्क की हालात और कौमी सियासत एक आम आदमी की ज़िंदगी के माशी और समाजी फैसलों को किस हद तक मुतासर कर रहे हैं, एक ये, और दूसरा कि बैनुल अक़वामी जो सियासत है किसी आम मुल्क की मईशत को किस तरह मुतासर करता है? आपने 2 सवाल पूछे हैं कि एक किसी भी एक रियासत के जो हुक्मरान हैं उनके सियासी फैसले एक आम आदमी की माशी और समाजी ज़िंदगी पर कितने असरअंदाज होते हैं, और बैनुल-अक़वामी सियासत में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके माशी फैसले एक आम मुल्क की कौमी ज़िंदगी को किस हद तक मुतासर करते हैं। इसको समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को ज़रा डिफ़ाइन करते हैं। एक मुल्क एक फ़र्द है, जैसे एक फ़र्द है वो एक छोटी सी रियासत है और रियासत एक बहुत बड़ा फ़र्द है। इसी तरह ग्लोबल वर्ल्ड में एक जो बेसिक एंटिटी है वो एक सियासत है, एक स्टेट है, और पूरी जो वर्ल्ड है उसके अंदर जितनी भी 200 के अराउंड अबाउट जो कंट्रीज़ हैं वो सारे एक कलेक्टिव यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं। पूरी वर्ल्ड में एक स्टेट की जो ज़रूरियात हैं एग्जैक्ट वो उसी तरह हैं जिस तरह एक स्टेट के अंदर एक इनफरादी फ़र्द की हैं। अब रियासती फ़ैसलों में एक आम समाजी आदमी की ज़िंदगी किस हद तक मुतासर होती है। एक आम आदमी ये समझता है कि मुझ पर उनकी मैं जो मर्ज़ी बहस छेड़ लूँ। अक्सर आप सुनते भी होंगे आम जनरल पब्लिक से, कोई एंड पर ये सियासी डिस्कशन के दौरान एंड पर कोई आदमी उसका कंक्लूजन इस जुमले की सूरत में देता है, छोड़ो यार बस करो, किसका सियासी साथ देकर क्या फ़ायदा, कमाना तो आपने खुद ही है। ये इंतहाई अहमकाना जुमला है। उसकी वजह यह है कि कमाना भले आपने खुद है, पूरा दिन आपने खुद मेहनत करनी है, लेकिन आज पूरा दिन कमा कर जो आप जेब में रकम लेकर जा रहे हैं उसकी करेंसी वैल्यू कितनी है ये आपके हुक्मरान के सियासी फैसला करें। सियासी फैसलों ने तय करना, उनकी इन्फ्लेशन ने डिसाइड करना, उनकी फॉरेन पॉलिसी ने डिसाइड करना, उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उनकी वजह से करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू आपको ये डाउन हो गया। उन्होंने इस साल इंपोर्ट्स ज़्यादा किए हैं या एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हैं। अगर आपकी रियासत ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हैं तो उसका मतलब है बाहर से डॉलर ज़्यादा आया और आपके जो करेंसी की वैल्यू है वो वैल्यू अप हुई है। तो आपने हो सकता है इस महीने ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन जो इस महीने हो सकता है आपकी हुकूमत ने इंपोर्ट्स ज़्यादा की हों। आपकी ज़्यादा मेहनत के बावजूद, हुकूमत की ज़्यादा इंपोर्ट्स के बावजूद आप जो 2000 रुपये इस महीने एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, हो सकता है उसकी करेंसी वैल्यू 2000 रुपये गिर चुकी हो हुकूमत के फैसले की वजह से। तो ये इस हद तक अहम है कि एक रियासत के सियासी फैसले किस तरह का आम आदमी की माशी और समाजी ज़िंदगी को मुतासर करता है।
अब इसी कॉन्सेप्ट को मैग्नीफाई करते हैं ग्लोबल वर्ल्ड को, कि किस तरह ग्लोबल वर्ल्ड में जो बड़ी माशी ताकतें हैं उनके फैसलों से किस तरह एक आम मुल्क मुतासर होता है। इसकी मिसाल हालिया जो अमेरिका इसराइल की जंग की सूरत हाल में पूरी दुनिया ने एक मंजरनामा देखा। अब दो मुल्कों के आपस के सियासी चपकलस की वजह से पूरी दुनिया का किस तरह समाजी और माशी निज़ाम डिस्टर्ब होकर रह गया। उसमें ईरान का जोग्राफी शामिल है और अमेरिका की हडतरमी शामिल है। सिंपल सी ब्रीफिंग ये है कि ईरान ने उस अपना हरमुज कैप्चर कर लिया। अब ये दो बड़ी ताकतों का एक फैसला है। उस ताकत का ये कहना है कि मैं यहाँ से तेल नहीं गुजरने दूंगा, उसके पीछे उनके एक सियासी जंग है। अब ये एक छोटे से फैसले की वजह से हमारा जैसा छोटा मुल्क और दुनिया के दीगर ममालिक, ईमान यूरोप के कई तरक्की याफ्ता जो मैशत हैं, वो इस हद तक परेशान हो चुकी हैं कि उनकी इकॉनमी बड़ी डिस्टर्ब हो रही है कि हमें तो गैस और तेल के ज़खायर नहीं मिल रहे, वो नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये एक छोटी सी मिसाल है ये समझने के लिए कि किस तरह बड़ी ताकतों के आपस के मामलात किस तरह एक आम मुल्क के सियासी माशी निज़ाम को डिस्टर्ब करता है।